क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो जो आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरी, उसमें क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी अप्रोच तक मैंने सारा पढ़ा रखा है। अब आज इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूंगा, आपको कहां से स्टार्ट करूंगा, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच से और मार्केट स्ट्रक्चर तक लेके जाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुड वी स्टार्ट अवर वीडियो। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल कपूर, आपका इकोनॉमिक्स मेंटर, और आज हम करेंगे क्या, क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय यूटिलिटी अप्रोच पढ़ा, तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच के अलावा किससे होता है, तो वो होता है किससे, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। अब इंडिफरेंस कर्व अप्रोच जो आपने पढ़नी है, उसके लिए सबसे पहली बात ये उठती है कि सर हमें सीखना है क्या, कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व। सो इंडिफरेंस कर्व is that curve which shows all possible combination। इंडिफरेंस कर्व वो कर्व है जो क्या कर रहा है, सारे कॉम्बिनेशंस को दिखा रहा है ऑफ टू गुड्स। किन चीजों के, दो गुड्स हैं, कोई भी दो गुड्स होते हैं, एप्पल, बनाना, पिज्जा, बर्गर, एनी टू गुड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, which provide equal satisfaction। तो आप लोगों ने एग्जामिनर को ये बात बहुत ध्यान से लिख के देनी है कि जो भी कॉम्बिनेशन है वो हमें इक्वल सेटिस्फाइड कर रहे हैं, इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, एंड दैट इज वाई कर्व का नाम है इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि यहां पे हम किसी भी पॉइंट में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब बात उठती है कि इंडिफरेंस कर्व के डेफिनेशन के बाद हमें क्या देना होता है, टेबल। तो मान लो हमने दो गुड्स ले ली, सपोज करो हम लोग एक ले रहे हैं बनाना और अनदर इज एप्पल। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आप एक चीज को कंज्यूम करोगे तो दूसरी चीज आप कंज्यूम नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके पास लिमिटेड क्या है, इनकम है। तो 0 बनाना 1 एप्पल। अब क्या करेंगे, जब बनाना या फिर 0 बनाना 10 एप्पल, तो आपने बनाना को बढ़ाया तो एप्पल को घटाया। 2 बनाना 6 एप्पल, 3 बनाना 5 एप्पल, 4 बनाना 3 एप्पल, 5 बनाना 2 एप्पल, 6 1। तो एक का कंजप्शन क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, तो दूसरे के कंजप्शन को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। फ्री हैंड स्केच से अगर इस डेटा को हम लोग लगाएं तो एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, सपोज करो हमने क्या करा, बढ़ती हुई चीज को एक्स एक्सिस पे ले लिया, दैट इज बनाना, और वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, एप्पल ले लिया। तो जब आप इसे प्लॉट करोगे ना, तो ये कर्व आपको डिस आईसी कर्व क्या दिखा रहे हो, एक की क्वांटिटी एक्स है तो दूसरे की क्वांटिटी वाई है, एक को घटाया तो दूसरे को बढ़ाया, ये x1 तो ये y1, तो एक क्या हो रहा है, घट रहा है, तो दूसरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एंड दिस इज ऑल इन अवर डायग्राम एंड व्हाट, द टेबल। तो इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग समझा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, क्योंकि हमें फास्ट ट्रैक पे क्या करना है, चीजों को पढ़ना है। तो वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें इंडिफरेंस कर्व क्या है। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व के बाद उठती है बात कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अगला क्वेश्चन क्या उठता है कि सर इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या है। तो अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व की, तो इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज में 4 प्रॉपर्टीज हैं। पहला हमारा क्या है, स्लोप्स डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। नंबर 2, आईसी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, आईसी कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। नंबर 3, हायर कर्व गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन। हायर कर्व जो है वो हायर सेटिस्फेक्शन देगा आपको, ज्यादा वाला ऊंचा कर्व ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। और चौथा हमारे पास क्या है, 2 आईसी इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।
आईसी कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो क्या ध्यान दे रहे हैं, क्या गिरा ये, इट इज अवर कोचिंग लोगो, ये कैसे गिर गया, चलो भाई यहां चिपक जाओ आप, ठीक है। सो आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब क्या ध्यान दो, आप इंटरफेरेंस कर्व का अगर डायग्राम बनाते हो तो देखो, दिस इज योर आईसी कर्व, स्लोप्स डाउनवर्ड, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ डाउनवर्ड है। तो इस प्रॉपर्टी का सिंपल क्या है बात कि आईसी वाई लेफ्ट टू राइट क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा कि एक कमोडिटी को अगर बढ़ाना है, अगर आपने एक्स को बढ़ाना है तो वाई को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसीलिए आईसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, आप देखिए कॉन्वेक्स टू ओरिजिन मतलब वो ओरिजिन की तरफ झुका हुआ है, ओरिजिन की तरफ बढ़ रहा है। हायर कर्व गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन, मतलब कि अगर आप दो आईसी कर्व बनाते हो लाइक IC1 एंड IC2, तो IC1 के ऊपर अगर हम किसी भी पॉइंट पे x और y के कॉम्बिनेशन ले, तो IC2 पे किसी भी पॉइंट पे, सपोज ये E और ये E1 है, तो आप देखोगे कि दोनों ही क्वांटिटी ज्यादा है, y भी और x1 भी क्या है, ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है जब क्वांटिटी बढ़ेंगी तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़ेगा। तो हायर कर्व गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से दिस एंड दिस आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंपॉर्टेंट है तो आईसी कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन और आईसी नेवर इंटरसेक्ट, तो इसको दोनों को बहुत ध्यान से हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, और फिर मैं दो प्रॉपर्टीज को बहुत ही ध्यान से आप लोगों को पढ़ाता हूं, तो जरा ध्यान से उनको समझ लेना। क्यों, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ से अगर हम देखें, एक्सपीरियंस सेड कि ये दो प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, तो बच्चों आईसी कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ झुका हुआ है। इस बात को समझने के लिए हाथ की हाथ पढ़ो MRS एक्स वाई, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई। क्या होता है MRS? MRS इज द रेट, MRS रेट है, कैसी रेट है, एट विच वन गुड सेक्रीफाइस्ड। आपने कहा कि सर हमें एक चीज को क्या करना है, बढ़ाना है, तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों? इन ऑर्डर टू इंक्रीज एन एडिशनल यूनिट ऑफ अदर गुड्स। अगर आपने अदर गुड्स की यूनिट्स को बढ़ाना है, एडिशनल यूनिट बढ़ानी है, तो आपको एक गुड्स को घटाना पड़ेगा, और जिस रेट से आप उसे घटा रहे हो उस रेट को कहते हैं MRS। अब ध्यान से समझो कि इस इंडिफरेंस कर्व पर ये x है और ये y है। आपने x को बढ़ाया x1, y को घटाया y1, फिर आपने फिर x को बढ़ाया x2, y को घटाया y2। तो आपने क्या देखा कि सर जो y है वो पहले इतना ज्यादा गिर रहा था, सेक्रीफाइस हो रहा था, फिर कम सेक्रीफाइस हो रहा है। इसका मतलब आईसी कर्व के केस में जो MRS है वो डिक्लाइन है। व्हाट काइंड ऑफ MRS इट इज? डिक्लाइनिंग MRS। और आपने बस यही बताना है कि इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग MRS। MRS क्योंकि डिक्लाइन हो रही है, धीरे 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 वो रेट कम होती जा रही है। MRS कैसे निकालते हैं? MRS इज इक्वल्स टू लॉस ऑफ y अपॉन में गेन ऑफ x। जिसका लॉस हो रहा है उसे न्यूमरेटर में रखो डेल्टा y, और डेल्टा x डिनोमिनेटर में रखो। तो यहां पे दोनों बातें मैंने पढ़ा दी। क्या? एक MRS है क्या, उसकी डेफिनेशन, यस। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, MRS के डिक्लाइनिंग की वजह से कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 को थोड़ा सा ध्यान से समझो, क्या है, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बच्चों ने बताना है कि सर दो इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को नहीं काटते। तो उसके लिए क्या करना, अपने आंसर में सबसे पहले कहना वी अज्यूम दैट टू आईसी इंटरसेक्ट ईच अदर। सबसे पहले क्या मान लेना कि दो आईसी कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं,
काट रहे हैं, ऐसा हम लोगों ने मान लिया। अब हम लोग क्या करें, पॉज द वीडियो एंड नोट द डाउन, ये ऊपर वाला हिस्सा नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके सीखते चलो, कॉपी रखो सामने, लिखते जाओ, सारी डेफिनेशन, सारे हाईलाइटेड वर्ड यहीं पे इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे अगर आप लोग ध्यान से समझते हो, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी। तो आपने क्या कहा कि हमने अज्यूम करा कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को काटते हैं। अब आपने डायग्राम बनाया और उसमें दो इंडिफरेंस कर्व बनाए, IC1 एंड IC2। यहां पे P पॉइंट पे दोनों ने काटा, एक पॉइंट Q और एक पॉइंट R ले लिया। अब आपने टीचर को ये लिख के बताया कि सर ऑन IC1 पे P एंड R लाए। अब IC कर्व पे कोई भी पॉइंट है वो इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है, तो ऑन P एंड R सेटिस्फेक्शन इज इक्वल, ओके, तो P और R इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे। ऑन IC2 P and Q लाए, therefore P and Q gives what? Equal satisfaction। वो भी क्या देंगे आपको? Equal satisfaction देंगे, no doubt। ओके, तो इसका मतलब P और R इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे, P और Q इक्वल सेटिस्फेक्शन दे रहे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि P तो कॉमन हो गया, तो Q मस्ट बी इक्वल टू R। Q एंड R गिव इक्वल सेटिस्फेक्शन। Q और R को भी क्या देना चाहिए? इक्वल सेटिस्फेक्शन देना चाहिए। बट हमें पता है, क्या लिखेंगे? बट वी नो, व्हाट वी नो, हायर कर्व गिव हायर सेटिस्फेक्शन, कि सर हायर कर्व हायर सेटिस्फेक्शन देता है। तो इसका मतलब IC1 और IC2 इक्वल सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते, क्यों? IC2 क्या है? अबव है। तो हमारा जो ये अजम्पशन है ये क्या हुआ? गलत हो गया। आर अजम्पशन इज रॉन्ग। और जब हमारी अजम्पशन क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। हमारी अजम्पशन क्या थी कि यस दो कर्व एक दूसरे को काट रहे हैं, बट हमारी अजम्पशन रॉन्ग है। तो इसका मतलब दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द IC कर्व। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसको पॉज कर लो, वीडियो को नोट डाउन कर लो, बिकॉज वी आर एक्चुअली डूइंग द थिंग्स इन अ कंटिन्यू सीरीज। हम लोग एक कंटिन्यूटी में उसको बढ़ा रहे हैं ताकि हम लोग मैक्सिमम टॉपिक जो है वो क्या कर सकें? कवर्स कर सकें। तो टॉपिक्स को, वीडियो को पॉज करके टॉपिक उतार लिया करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अब आपने पढ़ा IC कर्व एंड इट्स व्हाट? डेफिनेशंस। अब हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं नेक्स्ट बजट लाइन की। बजट लाइन, बच्चों बजट लाइन क्या है? बजट लाइन इज दैट लाइन। बजट लाइन एक वो लाइन है जो क्या करता है? शोज ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। बजट लाइन भी दो गुड्स की क्या कर रही है? कॉम्बिनेशन को ही शो कर रहा है, मगर यहां पे ध्यान रखना कि इन कॉम्बिनेशंस में दो बातें जुड़ी हैं। क्या? विच कंज्यूमर कैन बाय with the help of given income। आपको यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि बजट लाइन वो लाइन है जो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो गुड्स के दिखाते हैं जो कंज्यूमर खरीद सकता है अपनी गिवन इनकम से और मार्केट के प्राइसेस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्योंकि IC कर्व तो क्या कर रहा है? IC कर्व तो भाई सबको क्या कर रहा है? इक्वल सेटिस्फेक्शन हर पॉइंट पे दे रहा है, बट उसमें हम खरीदे कौन सा? तो मार्केट में प्राइसेस ये हैं और गिवन इनकम ये है। सपोज करते हैं आपकी गिवन इनकम जो है वो मान लो 10 रुपए है और X और Y दोनों के प्राइसेस 2-2 रुपए हैं, 2-2 रुपीज है। तो अब आप क्या ध्यान दोगे? X और Y के कॉम्बिनेशन की बात करो तो आप सारा पैसा X पे लगा दो, 2 रुपए का है तो 25, तो Y 0 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? X में से पैसा निकालना है तो Y में डालना है ना। अब सपोज करो अगर आप Y को 1 खरीद लेते हो तो आप 10 में से 2 रुपए हटा दो तो 8 बचे, तो ये कितना होगा? 4, ये 3 होगा, 5 4 3 2 1। अब ये 1 2 3 4 और जब ये कितना जाएगा 0 तब ये 5 होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन आए ये किसके बेस पे आए? गिवन इनकम और मार्केट प्राइसेस पे। और इसी लाइन को दिखाने वाली लाइन को क्या कहते हैं?
इट इज कॉल्ड बजट लाइन। अगर आप बजट लाइन बनाओगे तो पीपी बजट लाइन आपकी ऐसे निकल जाएगी। तो दिस इज इन अ वेरी सिंपल वे, बजट लाइन इज दैट लाइन विच शोज ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड विच अ कंज्यूमर कैन बाय विद द हेल्प ऑफ गिवन इनकम एंड द मार्केट प्राइसेस। सिंपल सा क्या एग्जांपल लिया, 10 रुपए है, एक्स और वाई दो दो रुपए का है, उसके बाद मैंने उनके क्या निकाल लिए, कॉम्बिनेशन, और बजट लाइन पे शो कर दिए। यहां पे हमने एक्स गुड ली, यहां पे वाई। बजट लाइन की स्लोप px अपॉन पी वाई होती है, मतलब प्राइजेस का जो रेशियो होता है, x का प्राइस अपॉन में y का प्राइस, दैट इज ऑल अबाउट बजट लाइन। तो क्या करना है सबको, आप लोग जल्दी से इसको नोट डाउन करते चलो। क्यों? क्योंकि नोट डाउन करने से ही क्या होगा, हमारा काम बनेगा, हम लोग बाद में उसे पढ़ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बजट लाइन। और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं, क्योंकि हमें टॉपिक समझते जाने हैं और अपने मैक्सिमम टॉपिक जो है वो वीडियो में क्या करने हैं हमें, वी हैव टू कवर अवर मैक्सिमम टॉपिक। सो नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज ऑल अबाउट, जो लास्ट टॉपिक है इसका, दैट इज ऑल अबाउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय, आप लोग देख रहे हो मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूं, डॉट डाल रहा हूं, बिकॉज ये लास्ट मूवमेंट चल रहे हैं प्रैक्टिसेस के, तो एवरीवन नोज द वर्ड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय आईसी अप्रोच। अब क्या करना, टीचर को सिंपल बताना कि देखो सर, कंज्यूमर सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम बाय आईसी अप्रोच। टीचर को लिखना व्हेन टू फॉलोइंग कंडीशंस सेटिस्फाइड। आपने टीचर को कहना है कि दो नीचे की कंडीशंस अगर क्या हो जाती हैं, सेटिस्फाइड हो जाती हैं, तो कंज्यूमर किस में हो जाता है, कंज्यूमर सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। टीचर को बताना है कौन सी दो कंडीशन, नंबर वन, बजट लाइन इज टेंजेंट टू आईसी कर्व। पहली कंडीशन कहती है कि आपकी बजट लाइन आईसी कर्व पे टेंजेंट, टेंजेंट माने स्पर्श रेखा, टचिंग लाइन होनी चाहिए, और स्लोप ऑफ आईसी मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। मतलब कि इसको दूसरे शब्दों में बोले तो ये कह सकते हैं कि आईसी का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए, इक्वल। मतलब आईसी का स्लोप कौन होता है, एमआरएस एक्स वाई, और इसका स्लोप होता है पी एक्स अपॉन पी वाई, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। इसको हमें एक्सप्लेन कर देना है कुछ शब्दों में। उसके बाद हमें क्या बताना है, हमें कहना है आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स, आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। बच्चों आईसी मस्ट बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन का मतलब क्या होता है, दैट मींस एम आर एस एक्स वाई डिक्लाइनिंग। क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि भाई आईसी कर्व का कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होने का मतलब ही क्यों है, क्योंकि आपका जो क्या है, आपका जो बजट लाइन है, सॉरी जो आपका एमआरएस है, वो जब डिक्लाइनिंग होगा तब आप आईसी कर्व को कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, तो ये दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। उसके साथ में डायग्राम क्या दे दो, दिस इज योर डायग्राम, सी इट। आपने क्या करना है, एक आईसी का बजट लाइन बनानी है, दिस इज योर ए बी बजट लाइन। उसके बाद आपने आईसी कर्व बनाना है जो इसको टच करते हुए जाएगा। तो आप लोग देखो दो कंडीशन है, पहली आई बजट लाइन मस्ट बी टेंजेंट टू आईसी, ये रहा टेंजेंट, यहाँ पे टच कर रहा है, टेंजेंट है, स्लोप ऑफ आईसी इक्वल टू बजट लाइन वो वहां पर हो जाएगी, और आईसी कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन भी है। तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड ई पॉइंट एंड इट इज योर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। आप एक काम और करेंगे कि आप एक आईसी और बनाएंगे, दिस इज आईसी 1, और टीचर को बताएंगे कि देखो IC1 पे ना ही बजट लाइन क्या है, टेंजेंट है, और ना ही IC1 जो है वो हमारी बजट लाइन के अंदर आ रहा है। हम एक बनाएंगे IC2, उस पे हम क्या बोलेंगे कि सर देखो IC2 बजट लाइन के अंदर तो है, मतलब हमारी जेब में तो है उतना पैसा, मगर वो कौन सी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा, टेंजेंसी वाली। तो अगर कहीं पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो वो कहां पे होती है, खाली आईसी पे, जिसपे हमने क्या पॉइंट लिया, ई पॉइंट, और ई पॉइंट इज कॉल्ड अवर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एंड दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट वे कि आप बजट लाइन को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय आईसी कर्व अप्रोच। तो यहाँ पे हमारा आईसी कर्व अप्रोच क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम जंप करेंगे किसकी तरफ, वी आर गोइंग टू जंप व्हाट, एट डिमांड। अब हम डिमांड वाले चैप्टर की तरफ चलेंगे और जल्दी जल्दी डिमांड वाले चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या करेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे, ताकि वीडियो शॉर्ट ना हो, लेंथी ज्यादा ना हो, और हम उनसे अपने सारे हाईलाइटेड वर्ड्स क्या करें,
पिकअप कर लें, क्योंकि हाईलाइटेड वर्ड जो हैं दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड विच वी आर यूजिंग इन अवर एग्जाम। एग्जामिनर को हाईलाइटेड वर्ड चाहिए, भर भर के नहीं चाहिए। ये मैं आपको इंस्टाग्राम पे रील्स के थ्रू स्ट्रैटेजी में भी समझाता हूं। अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले लॉ ऑफ डिमांड। तो बच्चे क्या लिखेंगे लॉ ऑफ डिमांड में? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अब लॉ ऑफ डिमांड में लिख रहे हैं कि व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट देन प्राइसेस इंक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, और व्हेन प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस मींस डिमांड एंड प्राइस हैविंग व्हाट? कैसा रिलेशन है ये? प्राइस बढ़ा डिमांड घटी, प्राइस घटा डिमांड बढ़ी, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? नेगेटिव, और आप कह सकते हो इनडायरेक्ट रिलेशन। तो ये तो हो गया आपका कौन? लॉ ऑफ डिमांड का व्हाट? इट इज द जस्ट सिंपल लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट? लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक प्राइस ले लो और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड ले लो। प्राइस 1 2 3 4 5 बढ़ा दो और क्वांटिटी डिमांड 10 8 6 5 4 घटा दो। क्वांटिटी को घटाते दिखा दो। और व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड डायग्राम? सिंपल। कैसा होता है डिमांड कर्व? What type of demand curve? Demand curve is always a straight line. ऐसा होता है। कुछ वीडियो बीच में रुक गई थी बेटा, so let's continue. So what we have seen that it is a negative relation between और indirect relation between price and demand. उसको अपने डिमांड कर्व पे क्या करना है? ड्रॉ करना है। प्राइस 1 2 3 4 5 बढ़ाते हुए लेना है और डिमांड को 10 8 घटाते हुए लेना है, मतलब कि नेगेटिव रिलेशन। और डिमांड कर्व जो है वो ऑलवेज क्या है हमारा? स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। dd इज द डिमांड कर्व, जो कि क्या दिखा रहा है? P प्राइस पे Q क्वांटिटी। प्राइस गिर गया P1 तो क्वांटिटी क्या हो गई? Q1। एंड दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? दिस इज द लॉ ऑफ डिमांड। ये आपका लॉ ऑफ डिमांड है जिसको हम अच्छे से कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड्स की। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है कि कौन से फैक्टर डिमांड को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड को अच्छे से याद रखना, ध्यान रखना हमेशा से कि डिमांड के डिटर्मिनेंट जब आप पढ़ रहे हो, डिटर्मिनेंट्स में डिमांड में दो बातों का ध्यान रखना कि सर दो बातें क्या हैं कि एक तो फैक्टर्स जो हैं, मतलब डिटर्मिनेंट बोलो या फैक्टर बोलो, एक है प्राइस ऑफ ओन, मतलब खुद का प्राइस। सबसे पहले तो मार्केट में खुद का प्राइस ही क्या करता है? इफेक्ट डालता है। और दूसरे फैक्टर्स जो हैं उन्हें कहते हैं अदर देन प्राइस, मतलब फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो जब बात करते हो किसकी? ओन प्राइस, तो वो अभी आपने पढ़ ही लिया कि सर देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन कि प्राइस क्यू पे क्यू क्वांटिटी। प्राइस घट गया P1 तो क्वांटिटी बढ़ेगी Q1, और प्राइस बढ़ेगा P2 तो क्वांटिटी घटेगी Q2। तो ये तो आपका हो गया रिलेशन बिटवीन द प्राइस, जो कि लॉ ऑफ डिमांड से समझा दिया। अब अदर देन प्राइस में क्या है? बहुत सारे फैक्टर हैं, लाइक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स पहला। अदर देन प्राइस मतलब खुद का प्राइस इफेक्ट नहीं कर रहा, कोई रिलेटेड गुड्स, मतलब कोई दूसरी गुड्स है वो रिलेटेड है आपसे। नंबर 2 इनकम ऑफ बायर। अगला आपका पार्ट क्या है? इनकम ऑफ बायर, मतलब बायर की इनकम कैसे डिमांड को इफेक्ट कर रही है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आपका क्या ही टेस्ट है, क्या ही प्रेफरेंस है उसको लेके, मार्केट में ट्रेंड कैसे चल रहे हैं तो उस चीज की डिमांड बढ़ती है जिसका ट्रेंड बढ़ता है। तो दिस एंड दिस थ्री आर मेन थिंग्स। अब एक एक करके प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और इनकम ऑफ बायर को पढ़ाता हूं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और इनकम ऑफ बायर जो है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? दिस इज, ये है सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और ये है आपका नॉर्मल और इंफीरियर गुड। तो पॉज द वीडियो, नोटेड डाउन, इसको सीख लो अच्छे से। और फिर अब मैं पढ़ाता हूं आपको क्या? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, जिसमें आपको पढ़ाना है क्या क्या सीखना है आपने सीखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो देखो जब आप समझाने लगो, पढ़ने लगो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को, तो रिलेटेड गुड्स क्या है? रिलेटेड गुड्स का मतलब है कि दोनों गुड्स के बीच में कोई रिलेशन है। क्या रिलेशन है वो आप लोग ध्यान दीजिए। एक होता है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा है आपका कॉम्प्लीमेंट्री।
अब दोनों कैसे इफेक्ट करते हैं एक दूसरे की डिमांड और प्राइस को, तो एक एक करके समझो। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड एट द प्लेस ऑफ ईच अदर। आप कह रहे हो सर सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के स्थान पे यूज हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री यूज गुड्स वो गुड्स हैं जो दोस आर यूज्ड ज्वाइंटली। आप उनको यूज ही कैसे करते हो, ज्वाइंटली मतलब एक साथ यूज करते हो। दूसरा एग्जाम्पल लिख दो, जैसे शू एंड सॉक्स कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट है। टी एंड कॉफी सॉरी सब्स्टिट्यूट है। इधर आप आ जाओ, यहां पे आप लिखोगे मोबाइल एंड सिम। मोबाइल और सिम दोनों साथ में मिलके काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने यहां पे शू एंड सॉक्स को सब्स्टिट्यूट में लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। हमें यहां पे लिखना है पेन, मतलब कि बॉल पेन एंड जेल पेन। आई एम सॉरी एवरीवन, बच्चों को सॉरी। यहां पे बॉल पेन, जेल पेन, टी एंड कॉफी, मोबाइल एंड सिम और शूज एंड सॉक्स, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, दोनों मिलके काम करते हैं। उसके बाद होता क्या है, तीसरा रिलेशन पकड़ो। यहां पे पढ़ो कि टी है, इसका हम लोग ले लेते हैं प्राइस, और सामने कॉफी की डिमांड ले लेते हैं। तो मान लो टी का प्राइस बढ़ गया, टी महंगी हो गई, तो लोग ज्यादा क्या पिएंगे, अब कॉफी की डिमांड बढ़ेगी। और टी का प्राइस गिर गया, अगर टी सस्ती हो गई तो टी वाले तो टी पिएंगे, कॉफी वाले भी टी पिएंगे। तो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड। अब उधर चलते हैं, मोबाइल का प्राइस ले लेते हैं। व्हाट वी आर टेकिंग, प्राइस ऑफ मोबाइल। यहां पे हम क्या ले लेते हैं, सिम की डिमांड ले लेते हैं। सिम की डिमांड ले ली हम लोगों ने। अब मान लो मोबाइल का प्राइस बढ़ गया, तो मोबाइल महंगा हुआ, मोबाइल कम बिकेगा, तो सिम भी कम बिकेंगी। और अगर मोबाइल का प्राइस कम हो गया, मोबाइल सस्ते हो गए, हर दुनिया भर के लोग मोबाइल खरीदे हैं, तो ऑब्वियसली बात है सिम भी जाके खरीदेंगे। तो यहां पे आपका कैसा रिलेशन हुआ, डायरेक्ट रिलेशन हुआ। तो दिस इज व्हाट 1 2 3 सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, ताकि हम आगे अपने टॉपिक को क्या कर सकें, बढ़ा सके। सो एवरीवन जल्दी से नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं इनकम ऑफ द बायर। इनकम ऑफ द बायर मार्केट में कैसे इफेक्ट करती है कमोडिटीज को। तो सारी कमोडिटीज को एक जैसा इफेक्ट नहीं करती, ये बात बच्चे ध्यान रखें कि बायर की इनकम अलग अलग कमोडिटीज को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करती है। कैसे, इनकम ऑफ द बायर। अब इनकम ऑफ द बायर का कंसेप्ट पढ़ने के लिए हमने गुड्स को दो पार्ट में तोड़ा, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स कौन सी हैं, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज पॉजिटिव, जिनका इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, इनकम पॉजिटिवली इफेक्ट करती है। इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव, नेगेटिव होती है। तो अक्सर क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि अगर बायर की इनकम बढ़ गई तो वो नॉर्मल गुड्स की क्वांटिटी डिमांड भी क्या करेगा, बढ़ा देगा, और अगर इनकम घट गई तो मजबूरी में उसकी डिमांड घटा देगा। मगर ऑन दी अदर हैंड आप कह रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, इंफीरियर की। तो अगर बायर की इनकम बढ़ गई तो वो कभी भी इंफीरियर गुड्स नहीं खरीदेगा, उसको घटा देगा। और अगर इनकम घट गई तो वो क्वांटिटी डिमांड क्या करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि मजबूरी में खाना पड़ रहा है। दिस इज नॉर्मल और दिस इज इंफीरियर। तीसरी बात अगर हम बात करें डायग्राम की, तो सपोज करो P प्राइस पे Q क्वांटिटी है। अब प्राइस पे तो यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है, प्राइस में कोई लेना देना नहीं है, लेना देना तो किसका, इनकम का। तो प्राइस कांस्टेंट, अब इनकम बढ़ गई तो डी डिमांड करता, तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी, तो डिमांड कर खिसक के डी से D1 आ जाएगा। और अगर आपने कहा कि इनकम घट गई, क्वांटिटी घट गई, तो डिमांड कर खिसक के लेफ्ट पर D2 पे आ जाएगा। तो दिस इज इफेक्ट ऑन डायग्राम। यहां पे अगर डायग्राम की बात करें तो डायग्राम सेम है, बस आपने ध्यान क्या देना है कि इफेक्ट उल्टा है। P प्राइस पे Q क्वांटिटी एंड DD इज द डिमांड कर्व।
अब आप कह रहे हो सर इनकम बढ़ गई तो डिमांड घटेगी, तो आप यहां पर आओगे, आगे नहीं जाओगे, डिमांड घटती है लेफ्टवर्ड और बढ़ती है राइटवर्ड, डी D1 और अगर इनकम घट गई तो क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि मजूरी में घटिया चीजें खानी पड़ेंगी, D2। डायग्राम हो गया। चौथी बात सर एग्जांपल देके बताओ, तो नॉर्मल गुड्स क्या है, नॉर्मल गुड्स है फुल क्रीम मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, बढ़िया वाला जो दूध है। तो जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप बढ़िया तंदुरुस्त वाला दूध पियोगे। और यहां पे आप डबल टोन, आप लिख सकते हैं डबल टोन्ड मिल्क, कि जब आपकी क्या हो रही है, इनकम घट रही है तो आपको मजबूरी में डबल टोन मिल्क क्या करना पड़ रहा है, पीना पड़ रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, इनकम ऑफ द बायर। और यहीं पे हमारे डिटर्मिनेंट क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक उठाने वाला हूं, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वीडियो के साथ में जुड़े रहें। सारे टॉपिक एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं और हम एक वीडियो में ही सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे, किसके, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th के। अगला टॉपिक होने वाला है चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। अब बच्चों ध्यान से समझना कि आपने कहा सर डिमांड को चेंज करने वाले दो फैक्टर हैं, एक प्राइस है और एक अदर देन प्राइस है। तो जब आप कह रहे हो कि डिमांड इज चेंजिंग ड्यू टू प्राइस, मैं यहां पे लिख देता हूं पहले ड्यू टू प्राइस और यहां लिख देता हूं ड्यू टू अदर फैक्टर्स, फैक्टर अदर देन प्राइस। तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, ड्यू टू प्राइस, तो उस फ्रेज को कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। और जब आप कहते हो कि सर नहीं डिमांड में चेंज आ रही है नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द अदर देन प्राइस, और दिस इज कॉल्ड सिंपल चेंज इन डिमांड। तो ये फर्क है कि जब डिमांड चेंज होगी अदर देन प्राइस, अदर फैक्टर, तो चेंज इन डिमांड, और ड्यू टू प्राइस तो दैट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब दूसरी बात अब समझो कि भाई दो बातें आ रही हैं यहां पे कि प्राइस घट गया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, बढ़ेगी, और प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, घटेगी। तो इस फ्रेज को जब प्राइस घटता है और क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो इसे हम कहते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड, एक्सटेंशन, ठीक है। और व्हेन यू आर टॉकिंग कि भाई डिमांड घट गई तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। उस तरफ चलते हैं, आपने कहा सर देयर इज नो चेंज इन प्राइस, फिर भी क्वांटिटी डिमांड क्या होगी, डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई, तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीज इन डिमांड। और जब आप कह रहे हो सर प्राइस में तो कोई चेंज आया नहीं फिर भी डिमांड क्या हो गई, घट गई, तो दिस इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। अब एक एक करके प्यार से डायग्रामेटिकली समझो कि आपने कहा सर पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी है, प्राइस घट के हुआ डी डिमांड कर्व है, प्राइस घट के क्या हुआ P1, तो डिमांड बढ़ के क्या हो गई Q1, प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ी, तो इट इज कॉल्ड व्हाट, डाउनवर्ड मूवमेंट। ये कैसा मूवमेंट है बच्चों, खुद ही दिख रहा है आंखों से, डाउनवर्ड मूवमेंट, मूवमेंट। आप कह रहे हो नो सर अब की बार क्या हो रहा है, P प्राइस पे Q क्वांटिटी, DD इज द डिमांड कर्व, और अब प्राइस बढ़ गया तो भाई डिमांड क्या होगी, कम होगी ना, तो डिमांड कम होगी प्राइस, तो इट इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड अपवर्ड मूवमेंट। कैसा मूवमेंट है ये, अपवर्ड। तो आप लोग यहां पे एक ध्यान से बात को पकड़ें कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में मूवमेंट हो रहा है कर्व पर, शिफ्ट नहीं हो रहा। शिफ्ट क्या होता है वो भी पढ़ लो जी। क्या आपने कहा सर P प्राइस पे Q क्वांटिटी एंड DD इज द डिमांड कर्व, अब प्राइस में नो चेंज क्योंकि अदर फैक्टर है, अदर फैक्टर कुछ भी हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकता है, तो आपकी डिमांड बढ़ के क्या चली गई Q1, तो डिमांड कर्व को खिसक कर आगे जाना पड़ेगा, तो दिस इज कॉल्ड राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट। देखो राइटवर्ड शिफ्ट, राइट हैंड साइड पे। दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि सर नहीं माई P प्राइस पे Q क्वांटिटी, DD इज द डिमांड कर्व, और अब डिमांड कम हो गई ड्यू टू अदर फैक्टर, तो आपका कर्व खिसक के कहां गया, D1 पे, तो दिस इज कॉल्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट। तो दैट इज व्हाई वी कॉल चेंज इन डिमांड को हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग, पेपर में लिखा हुआ आ जाए तो घबराना नहीं है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, डिमांड कर्व। और चेंज इन डिमांड को हम क्या कहना है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। दैट इज ऑल अबाउट दैट, इंपॉर्टेंट, दैट्स ऑल, खत्म बात।
तो ये दोनों क्या है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर एंड मूवमेंट शिफ्ट इन डिमांड कर। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिमांड चैप्टर, उसका एक अपने आप में बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कीप वॉचिंग द वीडियो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आगे बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, अब हम बढ़ रहे हैं किसकी तरफ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलो जल्दी से वीडियो को हमेशा पॉज करके नोट डाउन कर लिया करो। और अब मैं चलता हूं किसकी तरफ, इलास्टिसिटी की तरफ। इलास्टिसिटी का मीनिंग पढ़ाऊंगा और इलास्टिसिटी के आपको थ्योरी डायग्राम वो सिखाता हूं। सब लोग बच्चे ध्यान से इलास्टिसिटी को सीख रहे हैं। देखो इलास्टिसिटी का नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है द रेशियो ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो मीनिंग में लिखोगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज प्राइस, और इन अदर वर्ड इट इज रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है कोई किसी की तरफ रिस्पॉन्स कर रहा है, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टुवर्ड्स चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में चेंज आया तो उससे डिमांड में कितना रिस्पॉन्सिवनेस आया। तो ये हो गया आपका सिंपल मीनिंग। अब अगर हम डायग्राम की फॉर्मूला की बात करें तो ईडी इज इक्वल टू होता है माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दिस इज द वन ऑफ द फॉर्मूला। और माइनस लगा रहे बिकॉज ऑफ द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड है। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू, दिस इज अनदर फॉर्मूला। तो ये तो हो गया मीनिंग ऑफ फॉर्मूला। एज इट इज लिखो, आई एम जस्ट टेलिंग यू, टीचिंग यू ओनली द हाइलाइटेड पॉइंट। मैं आपको सिर्फ हाइलाइटेड पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे एग्जाम में हाइलाइटेड पॉइंट एग्जामिनर को क्या करने हमें देने, क्योंकि एग्जामिनर डजंट वांट दैट स्टोरीज दैट यू पीपल आर राइटिंग इन योर एग्जाम। वो सिर्फ आपको स्टोरी नहीं देखने बैठा हुआ, क्योंकि स्टोरी देखनी होती तो पूरे साल आप अपने एग्जामिनर को, अपने टीचर्स को स्टोरी क्लासरूम में दिखाते रहते हो, सुनाते रहते हो, बताते रहते हो, मगर एग्जाम में देयर इज नो प्लेस ऑफ दी स्टोरी। स्टोरी का कोई स्थान नहीं है। तो हाइलाइटेड वर्ड्स पे ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं डिग्रीज, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड की इलास्टिसिटी की डिग्रीज में सबसे पहला है बेटा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, मतलब डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। अब कोई डिमांड परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कब होगा, जरा देखो। मैंने एक डायग्राम बनाया, पी प्राइस पे क्यू क्वांटिटी, देयर इज नो चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन प्राइस। प्राइस में क्या नहीं है, कोई चेंज नहीं है, बट स्टिल डिमांड चेंजेस। आप कह रहे हो सर डिमांड फिर भी चेंज हो रहा है, कैसे, या तो घट रहा है या फिर आगे की तरफ सर बढ़ रहा है। तो भाई अगर डिमांड चेंज हो रहा है मगर प्राइस में फिर भी चेंज नहीं आ रहा, तो इस डिमांड को हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज द डिमांड वेयर देयर इज नो चेंज इन प्राइस बट स्टिल डिमांड चेंजेस। इसी का ही उल्टा पढ़ लो, परफेक्टली इनइलास्टिक। यू आर सेइंग नाउ कि सर अब की बार जो डिमांड है ना वो परफेक्टली इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब उसमें इलास्टिसिटी है ही नहीं। इलास्टिसिटी का मतलब चेंज होता है, तो मतलब P प्राइस पे Q क्वांटिटी। आपने कहा सर प्राइस में चेंज आ रहा है P1 P2 मगर डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो देयर इज नो चेंज इन डिमांड एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड परफेक्टली। मतलब कि आप कह रहे हो नो चेंज इन डिमांड, डिमांड में कोई चेंज नहीं है। इवन चेंज इन प्राइस, प्राइस में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अब यहां पे बात को देखो, यहां पे आपका ईडी इनफाइनाइट के इक्वल है और यहां पे आपका ईडी इक्वल टू 0 है, तो दिस इज द सेकंड। अब तीसरा पार्ट जो है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट यूनिटरी इलास्टिक। अब बेटा यूनिटरी इलास्टिक, कोई भी कमोडिटी की डिमांड यूनिटरी इलास्टिक पता है कब होगी, यूनिटरी का मतलब होता है 1 इक्वल। अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू 1 कब आएगा, जब दोनों में चेंज इक्वल होगा। तो आपको परसेंटेज चेंज इन
quantity demanded when equal to percentage change in price, that type of demand is called unitary elastic. कैसे, जरा ध्यान दो, P प्राइस पे Q क्वांटिटी, DD इज द डिमांड कर्व. अब आप कह रहे हो प्राइस बढ़ के P1 हुआ, तो प्राइस जितना बढ़ेगा उतनी एग्जैक्टली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. प्राइस P2 हुआ तो क्वांटिटी भी आपकी एग्जैक्टली, तो ये जो चेंज है दैट चेंज शुड बी इक्वल, और तब आप कहते हो दिस इज कॉल्ड व्हाट, यूनिट इलास्टिक, ईडी इक्वल टू 1. इसके बाद आता है लेस देन यूनिट इलास्टिक और मोर देन, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको खुद पढ़ना है कि डिमांड लेस देन कब होगा और मोर देन यूनिट इलास्टिक कब होगा. सो दिस इज अप टू यू एंड दैट इज ऑल अबाउट यूनिट इलास्टिक एंड इलास्टिक डिमांड परफेक्टली. और अब हम आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं बात किसके बारे में, अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में. प्रोडक्शन फंक्शन वाले चैप्टर में मेरे पास एक ही क्वेश्चन बनता है सिर्फ, ओनली वन क्वेश्चन इज देयर विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. अब बड़ा ध्यान से समझ लो, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. बच्चों लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बेसिकली क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन व्हेन कीपिंग all other factors constant, only one variable factors are increased, variable factor units are increased with फिक्स फैक्टर. कोई भी फिक्स फैक्टर है आपका, उसके साथ आप क्या कर रहे हो, ओनली वन वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ा रहे हो, देन क्या होगा, टीपी टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस एट फास्टेस्ट रेट. आपका टीपी तेजी से बढ़ेगा, उसके बाद इंक्रीजेस एट स्लो रेट, मतलब डिमिनिशिंग रेट. बढ़ेगा तो सही, मगर भाई कैसी रेट से बढ़ेगा, गिरती रेट से. टीपी रीचेस टू मैक्सिमम, अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाएगा या फिर वो वहां पर कांस्टेंट होगा उस समय. और उसके बाद टीपी डिक्लाइंस, टीपी क्या हो जाएगा, डिक्लाइंस हो जाएगा, गिरना शुरू हो जाएगा. तो जब आप एक वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाते हो, फिक्स फैक्टर को कांस्टेंट रखते हो और बाकी फैक्टर्स को, तो टीपी तेजी से बढ़ेगा, घटती दर से बढ़ेगा, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, मैक्सिमम पे पहुंचेगा और डिक्लाइंस हो जाएगा. दिस इज व्हाट ऑल अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जो कि आपको क्या बता रहा है, इट इज अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना. अपने आप में क्या है, ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, इट्स अ शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन. अगर आप कहते हो कि सर इन दो की बात करें, फास्टेस्ट रेट, तो अदर वर्ड्स में बात करें, अदर वर्ड जो होते हैं, अदर वर्ड क्या है, अदर वर्ड ये है कि सर टीपी का जो डिफरेंस होता है वो एमपी होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट. तो जब टीपी तेजी से बढ़ेगा, इन अदर वर्ड्स एमपी व्हाट, टीपी तेजी से बढ़ेगा तो एमपी आल्सो इंक्रीजेस. टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, एमपी डिक्लाइंस, क्योंकि एमपी टीपी से आता है. टीपी रुक गया, एमपी बिकम 0, और जब टीपी खुद गिरेगा तो एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो ये अदर. कम टू द डायग्राम, डायग्राम को दो पैनल में बनाना. दिस इज द पैनल नंबर 1 और दिस इज योर पैनल नंबर 2. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां पे यूनिट लेना, यूनिट यूनिट, और यहां पे क्या लेना, टीपी, और यहां पे ले लेना एमपी. एक बार जरा मैं चेक कर लूं, वीडियो चल रही है ना, बिकॉज वीडियो बीच में रुक गई थी. यस, इट इज गोइंग ऑन. चलो, टीपी इंक्रीजेस एट अ फास्टेस्ट रेट, देन डिक्लाइनिंग रेट reaches to maximum and declines. टीपी का ये आपने खींच दिया, एक बार दोबारा खींच देते हैं, लाइन शुड बी स्ट्रेट. ठीक है. उसके बाद जहां पे टीपी का इन्फ्लेक्शन चेंज हुआ था, मतलब उसका स्लोप चेंज हुआ था, जहां पे टीपी डिक्लाइनिंग पे आ रहा था, एक लाइन वहां से लिया. डायग्राम को बनाने का सबसे सिंपल फंडा मैं हमेशा क्लासरूम में बच्चों को सिखाता हूं कि एक आर्क खींच लो, उस आर्क की पूंछ को पकड़ के 0 से मिला दो और उसकी चोंच को पकड़ के ऐसे करके ले जाके क्या करो, नेगेटिव एमपी लिख दो. ठीक है जी. क्या देखा आपने, टीपी इंक्रीजेज एट अ फास्टेस्ट रेट, ये पहली स्टेज है, ये दूसरी स्टेज है और ये तीसरी स्टेज है. बच्चों इन स्टेजेस को डिफाइन कर देना. कैसे,
पहली स्टेज का नाम क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। दूसरी स्टेज का नाम क्या है? डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर। और तीसरा, क्योंकि आपका टीपी डिक्लाइन हो रहा है, एमपी भी डिक्लाइन हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। इनको एक्सप्लेन कर दो बस, दैट्स ऑल। दिस इज ऑल अबाउट योर 6 मार्कर 5 मार्कर क्वेश्चन, ये पेपर में जरूर आता है। सो वी शुड नो दैट व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है ये हमें आना चाहिए, बिकॉज इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपने पहले क्या देना है? उसका मीनिंग, उसके बाद आपने बताना है, अदर वर्ड्स में एमपी के बारे में बताना है, डायग्राम को देना है, और आपने डायग्राम की 3 स्टेजेस को, कि जब टीपी, वो 3 स्टेजेस क्या है? व्हेन टीपी इंक्रीजेस द फास्टेस्ट रेट, एमपी इंक्रीजेस। टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, ये देखो यहां पर, यहां तक, इसको आप ए पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हो कि एमपी जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, टीपी मैक्सिमम पहुंचा है, एमपी 0, टीपी जब गिरने लगा तब एमपी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। सो दिस इज ऑल वेरी सिंपल एंड लॉजिकल आंसर जो बोर्ड पे लिखा है। इतने को लिख के भी अगर अपने एग्जामिनर को देके आते हो तो मार्क्स बेहतर से बेहतर आपको मिल जाएंगे, बट डोंट फॉरगेट टू एक्सप्लेन इट, क्योंकि ये पूरा मार्क्स, फुल मार्क्स का आंसर आ जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू इट। और अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जब बच्चों का क्लियर हो जाता है, तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन के बारे में बात चल रही है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्लियर होने के बाद व्हाट वी द नेक्स्ट इज ऑल अबाउट व्हाट? कॉस्ट। अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक उठाते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, कहने की जरूरत ना पड़े। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जल्दी जल्दी रिवीजन हमारा चल रहा है। सारे हमारे पास हाईलाइटेड वर्ड्स आ रहे हैं, डेफिनेशन आ रही है, मीनिंग आ रहे हैं, और इसके अलावा मुझे लगता है एग्जामिनर को और कुछ चाहिए, बिकॉज एग्जामिनर वांट्स ओनली द हाईलाइटेड वर्ड्स। इकोनॉमिक्स इज जस्ट लाइक अ साइंस। इकोनॉमिक्स अपने आप में एक साइंस है जो कि बहुत ही कॉन्साइंस वे में लिखना चाहिए। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या? कॉस्ट। कॉस्ट में बेटा 2 तरीके की कॉस्ट है, एक है आपका एक्सप्लिसिट और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट। बेसिकली क्या है कि भाई आप जो भी आप बिजनेस कर रहे हो उसमें आप क्या करते हो? आप 2 तरीके की कॉस्ट लगाते हो। एक, आप फैक्टर्स आउटसाइडर से क्या कर रहे हो? हायर कर रहे हो, आउटसाइडर से हायर कर रहे हो, तो आपने उनको बाहर पेमेंट करनी है, तो दैट इज एक्सप्लिसिट। और अगर आप कह रहे हो कि सर जो कॉस्ट में क्या कर रहा हूं, अपने आप से पे कर रहा हूं, लाइक मेरी खुद की बिल्डिंग है, मैंने उसे क्या करा? अपनी बिल्डिंग को अपनी गोडाउन या फिर अपना फैक्ट्री बना लिया, ठीक है, ये वाला आपका अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसे रिकॉर्ड कर रहे हो, और वो वाला इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेसिकली कॉस्ट जो है वो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, कॉस्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक टाइप की कॉस्ट के बारे में और उसका डायग्राम बताओ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। बच्चों टीएफसी क्या होती है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि हर लेवल पे सेम रहती है। आप क्वांटिटी ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, Q1 Q2 Q3, कॉस्ट आपकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। मान लो रेंट है तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा, तो दिस इज योर टीएफसी। उसके बाद आता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल अबाउट व्हाट? कि जो कॉस्ट वेरिएबल है, मतलब कि वो क्वांटिटी के साथ में क्या होगी? चेंज होगी, तो दिस इज योर टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्वांटिटी 0 तो ये भी 0, बढ़ रही है तो बढ़ रही है। और जब आप टीएफसी प्लस टीवीसी को क्या करते हो? प्लस करते हो, तो आपके पास अपने बिजनेस की टोटल कॉस्ट आ जाती है, विच इज इक्वल टू व्हाट? क्या ये टीएफसी था, ये टीवीसी था, और इन दोनों को मिला दे तो क्या बनेगा? टीसी बनेगा। तो मेरा पढ़ाने के तरीका देख रहे हो? आई एम टेलिंग यू द डायग्राम, आई एम स्पीकिंग द मीनिंग, और आपको फॉर्मूला भी सामने चल रहा है। अब बात उठती है कि सर हर एक कॉस्ट की एक 2 और एक 3। अब हर एक कॉस्ट की एक एवरेज कॉस्ट होती है, जैसे कि इसकी बात करूं तो इसकी कॉस्ट को बोलेंगे एएफसी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। कैसी होती है? ग्रेजुअली डाउन होके फिर कांस्टेंट हो जाएगा, तेजी से आएगा, कांस्टेंट जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा? टीएफसी अपॉन क्यू इज कॉल्ड एएफसी। आप कह रहे हो सर एवीसी क्या होगा? तो टीवीसी अपॉन क्यू इज कॉल्ड एवीसी। कैसा होगा टीवीसी? जरा ध्यान दो, टीवीसी इज यू शेप, एवीसी यू शेप का होता है, ऐसे करके यू शेप का है। और अगर हम बात करें एसी की या एटीसी की, जो कि टोटल कॉस्ट का एवरेज है, तो दिस कॉल्ड टीसी अपॉन क्यू, वो भी कैसा होगा?
यू शेप का होगा, दिस इज ऑल्सो यू शेप एसी। तो ये हो गई आपकी चौथा, पांचवा फॉर्मूला साथ में है, छठा कॉस्ट, और एक सातवां कॉस्ट आपका कौन सा होता है, मार्जिनल कॉस्ट। सब बच्चे जरा ध्यान दें। एमसी, एमसी ऑलवेज क्या है, डिफरेंस है टीवीसी का, टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन। एमसी कर्व भी यू शेप का होता है, बट वो थोड़ा सा नाइकी का शाइन होता है, जैसे नाइकी शूज है उसके जैसा साइन होता है, लाइक दिस, दिस इज योर एमसी। तो ये आपके सारे डायग्राम थ्योरी और उनके क्या है, न्यूमेरिकल्स हैं। अब इसमें एक चीज और है जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, वॉच द वीडियो और नोट इट डाउन। देयर इज अ टॉपिक विच इज कॉल्ड, उसको हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी। इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बच्चों के पॉइंट ऑफ से, बोर्ड एग्जामिनर और आपके एग्जामिनर पूछ लेते हैं एसी और एमसी। तो कैसे, आप क्या करो, पहले यू शेप का एसी बनाओ, फिर इसके ऐसे बॉटम पॉइंट पे से एमसी को ऐसे काटते हुए निकालो, और क्या लिखो, तीन रिलेशन ए, और ये ऐसे बढ़ रहा है। तो पहला है व्हेन एसी डिक्रीजेस एमसी ऑल्सो डिक्रीजेस, और एमसी एसी से नीचे है तो एमसी इज लेस देन एसी। जब एसी मिनिमम है, डायग्राम में देखो बच्चों, एसी अपने मिनिमम पॉइंट पे है, एमसी ने उसे क्या करा, इंटरसेक्ट करा, क्या करा, इंटरसेक्ट। तो यहां पे एमसी इक्वल टू क्या हो गया, एसी हो गया भाई। तीसरा, एसी राइजेस, आपने कहा सर एसी बढ़ रहा है, ये देखो बढ़ रहा है, तो एमसी ऑल्सो राइजेस, एमसी भी बढ़ रहा है और एमसी अब की बार एसी से ज्यादा बढ़ रहा है। सो दिस इज द कॉम्पैक्ट आंसर। ये डायग्राम बनाओ, तीन बातें लिखो, एंड दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, रिलेशन बिटवीन एसी एंड एमसी। एसी और एमसी का रिलेशन है, और नो डाउट एट ऑल दिस इज कॉस्ट। ये क्या है, आपका कॉस्ट है। नोट द टॉपिक्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। मैं इसको हटा रहा हूं और आप बस नोट करते रहो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर्स हाईलाइटेड हैं, वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन दी हाईलाइटेड वर्ड्स। जल्दी जल्दी हम टॉपिक्स को फास्ट ट्रैक में पढ़ रहे हैं, बिकॉज दिस इज कॉल्ड आवर मैराथन। ये एक तरीके से हमारा मैराथन चल रहा है कई घंटों का, जिसमें हम 11th क्लास का क्या कर रहे हैं, सारा का सारा कोर्स कवर कर रहे हैं। कॉस्ट के बाद आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू इज द अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये होता है हमारा रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचो और पैसा आएगा। तो टीआर, टोटल रेवेन्यू, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। क्योंकि मार्केट में जाओगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी, आपके पास 10 चीजें हैं और आपने 10 रुपए की बेची, तो 10 इंटू 10 100 रुपीज आ गया। यहां से आपको एक चीज समझ में आती है कि सर अगर मैं टीआर को पी से डिवाइड करूं तो क्यू आ जाएगा, एंड अगर मैं टीआर को क्यू से डिवाइड करूं तो पी आ जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, अभी आगे हम ध्यान देंगे। उसके बाद आता है टोटल का एवरेज, एवरेज रेवेन्यू। ऑलवेज टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड करो। अब जरा कोऑर्डिनेट करो कि टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड करा तो पी आया, टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड करा ए आर आया। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब हुआ कि सर ए आर और प्राइस ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बात समझ में आ गई। उसके बाद आता है मार्जिनल, एमआर। एमआर क्या है, एमआर इज ऑलवेज टीआर का डिफरेंस, टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस वन। तो ये हो गए, इनके बारे में बात कर रहे हैं। टोटल रेवेन्यू इज अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एवरेज रेवेन्यू इज पर यूनिट रेवेन्यू, एंड मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू। अब इसके अंदर एक चीज पूछी जाती है, वो आप भी ध्यान रख लो, कि रिलेशन बिटवीन ए आर एंड एम आर, रिलेशन बिटवीन ए आर एंड एम आर कैसे बनाते हैं, जरा ध्यान दो। बहुत सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। क्या करो, ऐसे एक आर्क बनाओ, उसकी पूंछ को यहां निकाल दो, उसको आगे ऐसे बना दो, तो ये बन गया आपका ए आर। अब ऊपर से कट लगाओ, उस कट को क्या करो, यहां मिलाओ और ऐसे ले जाके एम आर खींच दो। बड़े सिंपल ट्रिक्स हैं ये बनाने के। तो क्या रिलेशन आया, ए आर बढ़ा तो एम आर भी बढ़ा, उस समय एम आर ए आर से ज्यादा है। ए आर कॉन्स्टेंट हुआ, मतलब कि मैक्सिमम हुआ, तो एम आर ने ए आर को काटा और एम आर ए आर बराबर हो गए यहां पे। व्हेन ए आर डिक्लाइन, ए आर घटा तो एम आर भी क्या हुआ, डाउन हुआ।
एम आर डाउन ही नहीं हुआ, एम आर जीरो भी हुआ और एम आर नेगेटिव भी हुआ। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन व्हाट, ए आर एंड एम आर। ये एम आर और ए आर के बीच के क्या है, रिलेशन है, व्हाट वी आर लर्निंग हियर। ए आर एम आर आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया और कॉस्ट भी पढ़ा दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू लर्न, वी हैव टू लर्न प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। नोट डाउन कर लिया था ना, नहीं करा हो तो पॉज करा करो वीडियो और नोट डाउन कर लिया करो जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, जल्दी से ग्रिप में आ जाएगा आपके पॉइंट्स जो हैं। अब आपको पढ़ना है क्या है, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बाय एम आर एंड एमसी अप्रोच। ये टॉपिक है हमारा प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम बाय एमआर एंड एमसी अप्रोच। अब आपने एग्जाम में सिंपल क्या लिखना है, आपने ये लिखना है कि सर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एमआर एमसी से कहाँ होगा, व्हेन टू कंडीशंस सेटिस्फाइड। आपने एग्जामिनर को जो सिंपली लिख देना है कि दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली, एमआर मस्ट बी इक्वल टू एमसी। एमआर एमसी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। उसे एक्सप्लेन करो कि एमआर कर्व और एमसी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने चाहिए और एमआर एमसी के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बट द नेक्स्ट कंडीशन इज मोर इंपॉर्टेंट, क्या, एमसी राइजेस, एमसी मस्ट बी राइजेस आफ्टर एमआर इक्वल टू एमसी। अब ये क्या है, इसको जरा डायग्राम पे समझो ताकि आपका क्लैरिटी बहुत बन जाए कि सर व्हाट इज एमआर कर्व, दिस इज योर एमआर कर्व, व्हाट इज एमसी कर्व, दिस इज योर एमसी कर्व। आपने कहा एमआर एमसी के इक्वल हो, तो सर वो तो दो जगह हुआ, एक ए पॉइंट पर भी हुआ और एक ई पॉइंट पे हुआ। सर ए के बाद बी आता है, ई क्यों आया, बिकॉज दूसरी कंडीशन क्या है, एमसी राइजेस। इस पॉइंट पे एमसी डाउन हो रहा है बट इस पॉइंट के बाद एमसी क्या हो रहा है, राइजेस। तो इसका मतलब दोनों कंडीशन तो उस पॉइंट पे आया और जिस पॉइंट पे वो आया वो कौन हुआ, इक्विलिब्रियम। इसलिए मैंने उसे नाम ही ई दे दिया, ई फॉर इक्विलिब्रियम, दैट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। किसका इक्विलिब्रियम, ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन क्या हो, सेटिस्फाई। एंड द मोर ओवर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे यूनिट ले रहे हैं, यहाँ पे एमआर एंड एमसी ले रहे हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये क्यू है और ये क्यू1 है। आप एक प्रोड्यूसर हो तो आप कहां पे बनाना चाहोगे, कहां पे आप काम करना चाहोगे, जहां पे आपकी क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ना कि आपकी क्वांटिटी क्या होगी वहां पर कम होगी। तो ई पॉइंट पे क्वांटिटी भी ज्यादा है और ये दोनों कंडीशन भी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। एंड दैट इज ऑल अबाउट व्हाट, एमआर एंड एमसी अप्रोच। यहां पर आपका क्या खत्म हो जाता है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम खत्म हो जाता है। अब मैं, क्योंकि डिमांड और सप्लाई में बड़ा सिमिलैरिटी है, सप्लाई सिर्फ डिमांड से उल्टा है किस बात में, कि डिमांड में प्राइस और क्वांटिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है, सप्लाई में क्या होता है, उल्टा रिलेशन होता है। सप्लाई को इसलिए इस वीडियो में मैंने पॉज करा है, नहीं बनाया। अब मैं आप लोगों को लास्ट चैप्टर क्या पढ़ाने वाला हूं, परफेक्ट कंपटीशन, मार्केट का परफेक्ट कंपटीशन। इसके अंदर 3 बातें करूंगा और चैप्टर को खत्म कर दूंगा। सबसे पहली बात, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, परफेक्ट कंपटीशन इज द मार्केट स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है, परफेक्ट कंपटीशन इज द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर। थियोरेटिकल पॉइंट है और उसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझना है। क्या कर रहे हैं वो, होमोजीनियस प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट हैं। फिर आप कह रहे हो सर वो कैसे बेच रहे हैं, किस प्राइस पे, तो वो बेच रहे हैं यूनिफॉर्म प्राइस पर बेच रहे हैं। और बायर एंड सेलर, बायर और एंड सेलर्स दोनों को ही क्या होता है, दोनों को ही हैव नॉलेज ऑफ, नॉलेज उन दोनों को ही प्राइस का, कॉस्ट का, सबका क्या होता है, नॉलेज होता है, राइट। तो ये 4 जो है वो इसके इंपॉर्टेंट क्या है, फीचर्स हैं। अब लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर मतलब कि यहाँ पे बायर खरीदने वाले और सेलर बेचने वाले दोनों ही क्या है, लार्ज है, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे करोड़ों लोग हैं। तो क्या सिंपल सी बात समझ में आएगी कि सर कोई बायर कोई सेलर प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकता, कोई, क्यों, क्योंकि सारे इतने ज्यादा हैं तो कोई भी बायर नहीं चाहेगा कि भाई मैं अपनी मर्जी से खरीदूं, क्योंकि सेलर उसे बेचेगा नहीं, और सेलर इतने ज्यादा हैं कि आपसे कोई ज्यादा चार्ज करेगा तो आप उसको छोड़ के दूसरे से ले लोगे। तो इस बात का अटैक किस पर आया, होमोजीनियस प्राइस पे। इसीलिए सभी को यूनिफॉर्म प्राइस पे क्या करना पड़ता है, एक जैसे प्राइस पे अपनी कमोडिटीज को बेचना पड़ता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली बात है, जब प्रोडक्ट एक जैसे हैं तो मैं मोबाइल एक दुकान से खरीदूं, अगर वो महंगा बेचेगा तो मैं दूसरे से खरीद लूंगा, क्योंकि होमोजीनियस है, वो दूसरे पे भी वही मिलेगा। एप्पल का अगर मेरे को मॉडल लेना है कोई सा तो वही मिलेगा, मुझे सैमसंग का मॉडल लेना है वही मिलेगा, मतलब मुझे मॉडल में कोई फर्क दिख नहीं रहा। तो मैं कहीं से बायर एंड सेलर्स को
परफेक्ट नॉलेज होती है, बिकॉज देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ, तो लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, ये डोमिनेटिंग है, ये सबको क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि इसी की वजह से बाकी सब भी काम कर पा रहे, नहीं तो नहीं कर पाते। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट देयर फीचर। इनको थोड़ा सा आप लोग और क्या करना, जनरलाइज करना, पढ़ लेना, ताकि आप इसे अच्छे से और समझ पाओ, कर पाओ। अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, विच इज कॉल्ड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। कि भाई परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस कहां डिसाइड होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब प्राइस डिटरमाइन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, या फिर इसे ऐसे पढ़ते हैं कि इस इन परफेक्ट कंपटीशन इंडस्ट्री प्राइस मेकर और फर्म प्राइस टेकर, ऐसे भी पढ़ा जाता है, ऐसे भी पढ़ने वाले इसे पढ़ते हैं, दोनों तरीके से, एक ही को मैं कंबाइन करके पढ़ा रहा हूं। देखो सार कहां पर है, इसका कंक्लूजन कहां है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइस वहां पे डिटरमाइंड होता है जहां पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होते हैं, और जहां पे प्राइस डिमांड इक्वल होते हैं उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम कहते हैं, और प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं, क्वांटिटी को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। अब इसके अंदर इंडस्ट्री प्राइस मेकर है और फर्म प्राइस मेकर है, वो कैसे है, टेकर है, कि इंडस्ट्री कौन है, इंडस्ट्री क्या होता है, ग्रुप ऑफ फर्म्स, इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स, और फर्म क्या है, फर्म इंडिविजुअल यूनिट है। तो यहां पे इंडिविजुअल यूनिट तो कोई काम कर ही नहीं पा रही, क्योंकि बहुत सारी फर्म्स हैं, तो जब सारी फर्म्स मिल जाती हैं तो वो मिलके जो प्राइस डिसाइड करती हैं, वो प्राइस क्या है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। वो प्राइस अपने आप में ऑब्वियसली डिमांड और सप्लाई का इंटरसेक्शन है, एंड दैट इज व्हाई हम कह रहे हैं कि इंडस्ट्री क्या कर रही है। हम इसे अगर बात करें किस पर, टेबल पर, तो मान लो 1 2 3 4 5 6 आपका ये डिमांड हो गया और ये सप्लाई हो गया। अब डिमांड जो है वो ले लो 10, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घटेगी, 10 9 8 7 6 5, और किसी एक जगह डिमांड और सप्लाई क्या करनी है, इक्वल करनी है। तो कैसे करनी है, जैसे मान लो 2 के बाद 5 6 7 8 9, तो यहां पर आप देखो 4 प्राइस पे डिमांड और सप्लाई क्या करा मैंने, इक्वल कर दिया। तो जहां पर प्राइस पे डिमांड और सप्लाई इक्वल है, उसी प्राइस को हम क्या कहते हैं, वी कॉल्ड दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ द मार्केट। इसे हम मार्केट का क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं, और इस प्राइस को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। और इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, प्राइस डिटरमाइन कर रहे हैं। थोड़ा सा क्या करना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना इसको, कि द पॉइंट वेयर demand and supply are equal to each other, in other words where the demand curve and in supply curve intersect each other, this point is called equilibrium of the market and price is called equilibrium price। तो आपका आंसर और भी बेहतर से भी बेहतर, मतलब बढ़िया से भी बढ़िया हो जाएगा, अभी भी बढ़िया है और बढ़िया, थोड़ा सा हम उसे एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट व्हाट, इट्स ऑल अबाउट वन शॉट। तो वन शॉट में आप लोगों का टाइम का भी ध्यान रखना है हम लोगों को, कि भाई बच्चों को मेंटली कितना प्रिपेयर हो सकता है, आंसर्स को देख देख के चले जाना और सब बेकार कर देना, वो सब अच्छी बात नहीं होती है। अब इस टॉपिक का लास्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे क्या, कि आपने देखा कि सर मार्केट में कमोडिटीज के प्राइस कहां पे डिटरमाइन हो रहे हैं, जहां पे डिमांड और प्राइस क्या है, इक्वल है। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से एक बात को समझना कि प्राइस तो यहाँ डिटरमाइन हो गया जहां पे डिमांड और सप्लाई इक्वल थे, बट ये प्राइस कई बार बायर्स कांट अफोर्ड, इस प्राइस को बायर नहीं अफोर्ड कर पाते क्योंकि ये टू हाई है। समझते जाना बात को। दूसरी तरफ वीडियो चेक कर लेता हूं कहीं बंद ना हो गई हो, स्टोरेज भी मेरा मोबाइल का फुल हो रहा है बिकॉज, तो ये प्राइस टू हाई है, किसके लिए, बायर्स के लिए। चलो दूसरी तरफ चलते हैं, ये टू लो है, क्यों, क्योंकि जो सप्लायर है नॉट गेटिंग व्हाट, एडिक्यूट प्रॉफिट, उनको उनका एडिक्यूट प्रॉफिट नहीं मिल रहा। ज्यादातर ये कौन होते हैं, फार्म प्रोडक्ट, फार्म माने कृषि वाले। अब क्या करें, ये प्राइस तो डिटरमाइन हो गया, और आपने कहा कि सर ये प्राइस तो कौन डिटरमाइन कर रहा है, होल डिमांड एंड सप्लाई, ऑल बायर एंड सेलर। अब बहुत बड़ी बात उठती है कि रोल ऑफ गवर्नमेंट, यहां पे गवर्नमेंट बीच में आती है, क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है देखो जी ये
प्राइस डिटरमाइन हुआ तो हुआ, जो हुआ सो हुआ, जो होना था वो हो गया। मगर अब गवर्नमेंट कहती है क्योंकि ये प्राइस टू हाई है और मुझे बायर्स के इंटरेस्ट को क्या करना है, सेव करना है, बचाना है, तो सरकार इस प्राइस से नीचे प्राइस क्या करती है, डिसाइड करती है। और वो प्राइस जब डिसाइड किया जाता है तो आप देखिए उस प्राइस पर डिमांड आगे और सप्लाई पीछे, क्योंकि अब बायर तो खुश हो गए और उन्होंने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी और सप्लायर दुखी हो गए, उन्होंने अपनी क्वांटिटी घटा दी। एंड दिस फिनोमिना इज एक्चुअली कॉल्ड प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग क्या कहते हैं इसे, प्राइस सीलिंग। तो प्राइस सीलिंग में क्या होता है, प्राइस सीलिंग, अब मैं याद करवाता हूं तो मैं जिंदगी भर याद रखोगे। सीलिंग कहां है, छत ऊपर है, छत है ऊपर, ऊपर, मगर प्राइस करना है नीचे, उल्टा याद रखना, छत है ऊपर, प्राइस खींचेंगे नीचे। दूसरी तरफ प्राइस टू लो, फार्मर रो रहे हैं कि हमारे को अपनी खेती का कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा, सरकार ने कहा सॉरी भाई जो होना था वो हो गया, अब मैं कुछ करूंगा। तो डीडी और डिमांड कर्व से जो प्राइस डिटरमाइंड हुआ वो तो हो गया जो होना था। सरकार ने कहा क्योंकि ये प्राइस तो बहुत कम है, तो सरकार ने कहा अब मैं लगाऊंगा प्राइस फ्लोरिंग। क्या लगाऊंगा, प्राइस फ्लोरिंग। अब प्राइस फ्लोरिंग का मतलब क्या है कि सरकार ने कहा कि प्राइस कम थे, फ्लोर होता है नीचे, मैंने कहा जिंदगी भर याद रखोगे, सीलिंग वर्ड है ना, सीलिंग ऊपर है मगर प्राइस करना है नीचे, फ्लोरिंग कहां है, फ्लोर नीचे है मगर प्राइस को करना है ऊपर। अब देखो इससे क्या होगा, सप्लाई पहुंच गई आगे क्योंकि सप्लायर खुश हो गए, और डिमांड हो गई नीचे क्योंकि आपके जो कौन है, आपके जो डिमांड करने वाले हैं वो दुखी हो गए। तो इस तरीके से सरकार इंटरवेन करती है प्राइस सीलिंग के लिए, किसका इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, बायर, और यहाँ पे प्राइस फ्लोरिंग के थ्रू वो किसके इंटरेस्ट को सेव करती है, सप्लायर की, जिसे आप लोग एमएसपी भी पढ़ते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी पढ़ते हो। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ व्हाट, मार्केट स्ट्रक्चर, और इस वीडियो का भी लास्ट टॉपिक है। बहुत जल्दी जल्दी कॉन्क्लूडिव करके हम लोगों ने वीडियो में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पढ़े। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस, नेक्स्ट जो वीडियोस है उससे भी जुड़े रहिए, क्लास 12th में और आगे जुड़िए, 11th पास करके। मेरा शुभकामनाएं सभी बच्चों को जो अपने एग्जाम्स देने वाले। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस इन द क्लास 12 ताकि हम बहुत ही सिस्टमैटिक वे से अपने स्टडी को पूरा कर पाए और अच्छे से आगे बढ़ते रहे। तो क्या करते रहे, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहे। कीप वॉचिंग।